अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा है और कोरोना वायरस के हवाले से कुछ अहम सवालात के जवाबात देने के लिए मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए। पहला सवाल ये था कि हैंड सैनिटाइज़र्स और मास्क अगर वायरसेस को रोकने के लिए काफ़ी हैं, तो डॉक्टर लोग जो इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और अच्छे से इस्तेमाल करना जानते भी हैं, वो लोग इसमें क्यों मुब्तला हो रहे हैं? तो जान लीजिए कि वायरस का जो एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिली है, ये एक कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है और इसके होने के इम्कानात कम हो जाते हैं जब हम मास्क और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है और इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है जब हम ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उन लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं जो वायरस को कैरी करते हैं या जो इन्फेक्टेड होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारे दरमियान में सबसे ज़्यादा अनलकी लोग इस मामले में डॉक्टर्स नज़र आते हैं और वो जगह जो है वो हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं उन लोगों से जो लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं या जिनको लगता है कि उनके पास ये वायरस मौजूद है। तो इसलिए उनकी प्रोबेबिलिटी जो है इस वायरस को रिसीव करने की या उनकी प्रोबेबिलिटी जो इस बीमारी में मुब्तला होने की हम सब लोगों से बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात ये है कि मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल जो है ये भी एक तरीका है, इसके अंदर भी कहीं न कहीं कोई कमी और कबाहत रह जाती है जिसकी वजह से वायरस की मुंतकिली जो है वो मुमकिन होती है और हमें ये भी जानना चाहिए कि हमारे पास इतने बहुत अच्छे रिसोर्सेज़ नहीं है कि हम पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स हज़रात को जो है वो ये तमाम सप्लाइज़ जो है वो अच्छे तरीके से फराहम कर सकें क्योंकि उनको एक ही मास्क इस्तेमाल करना पड़ता है या पीपीई जिसको हम एक पूरा प्रोटेक्टिव गियर कहते हैं, वो उनके पास मुकम्मल तौर पर मौजूद नहीं होता है, इसलिए उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारे मुकाबले में बहुत बढ़ जाती है। तो इसलिए अगर वो ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं तो ये बात काबिल समझ भी है और हमारे लिए काबिल फ़िक्र भी है कि हम उनके लिए जो है वो वसाइल मुहैया करें ताकि वो हमारे लिए और दूसरे मरीज़ों की जो है ज़िंदगी को बचाने के लिए हम अपना किरदार जो है वो अच्छे से अदा कर सकें। दूसरा सवाल ये था कि पाकिस्तान में केसेज़ की तादाद का फ़ैसला कैसे करते हैं? क्या ये वो लोग उन इसमें इसमें कित कैसे मालूम होता है हमें कि कितने लोग जो हैं वो एक्टिव केसेज़ हैं? जिस तरह डाटा गवर्नमेंट शेयर करती है उसमें एक्टिव केसेज़ कितने हैं? और उसमें कितने सेहतमंद हो गए और कितने जो है वो उससे वफ़ात पा गए खुदा ना ख़ास्ता। तो इसके अंदर जो अदाद-ओ-शुमार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शेयर करती है जिसको हम देखते हैं और हम उससे पता लगाते हैं कि आज कितने लोग जो है वो मुतासिर हुए और कल कितने थे और आज से 1 हफ्ता पहले कितने थे। यही वो अदाद-ओ-शुमार है जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी, बाकी दुनिया और पूरा दूसरा मीडिया जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। ये हमारे ऑफ़िशियल फ़िगर्स हैं और ये फ़िगर्स जो हैं ये हम अस्पतालों से इकट्ठा करते हैं और ऐसी जगहों से इकट्ठा करते हैं जो गवर्नमेंट के इदारों के साथ मुंसलिक हैं। तो वो तमाम मरीज़, वो तमाम डेटा जो किसी भी तरह से इस इदारे से सिस्टम के साथ मुंसलिक नहीं है या जो अगर किसी को लगता है कि खुदा ना ख़ास्ता उसको वायरस की डॉक्टर ने रिकमेंड किया है और वो अपने घर के अंदर क्वारंटीन हो जाता है और किसी भी इदारे के अंदर वो रजिस्टर्ड नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन कहीं पर मौजूद नहीं है, तो ये भी किसी तरह से उस डेटा में शुमार नहीं होता। तो जो अदाद-ओ-शुमार हमारे सामने आते हैं, 2000 केसेज़ हो गए, आज 3000 एक्टिव केसेज़ थे, नए केसेज़ थे, ये वही अदाद-ओ-शुमार हैं जो मुख्तलिफ अस्पतालों से इकट्ठा होते हैं। और हम ये अस्यूम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास टेस्ट करने की कैपेसिटी कम है, इसी वजह से हम मुकम्मल तौर पर लोगों को जो है वो रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए असल केसेज़ की तादाद इनसे खासी ज़्यादा होने का इम्कान है। दूसरी बात ये है कि जितने लोग इससे ऐसे बेशुमार लोग होते हैं जो इससे मुतासिर होते हैं और अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो इससे मुतासिर होते हैं और इससे ठीक हो जाते हैं और वो किसी भी तरह रडार में नहीं आते, किसी भी तरह नंबर्स में नहीं आते हैं। ये खुशआइंद बात है कि जो फर्टिलिटी रेट है, यानी कि जो लोग खुदा ना खास्ता इसकी वजह से जिनकी जान जा रही है, उनकी उस वो परसेंटेज भी हमारी तवक्को वाली परसेंटेज से जो हम परसेंटेज देख पा रहे हैं उससे कम है क्योंकि ऐसे बेशुमार लोग हैं जो इससे मुतासिर होते हैं और उसके नतीजे में वो ठीक हो जाते हैं लेकिन वो किसी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनते। तो जिन अदाद-ओ-शुमार को हम देखते हैं ये वही हैं जो अस्पतालों से इकट्ठे होते हैं या ऐसे इदारों से इकट्ठे होते हैं जो गवर्नमेंट को अपना डाटा जो है वो शेयर करते हैं। इसमें बाकी सब लोग शामिल नहीं हैं जो या तो खुद से सेल्फ क्वारंटीन है या फिर उनको किसी डॉक्टर ने, किसी दोस्त ने, अजीज ने मशवरा दिया उनके सिम्टम्स को देखकर, या ऐसे वो सारे लोग जिनमें सिम्टम्स अपीयर ही नहीं होती और वो इन्फेक्ट होने के बाद ठीक हो जाते हैं। इस बारे में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि जो अगर हम, ये मेरी समझ के मुताबिक, अगर हमें मर्ज की जो है वो उसकी नौयत का अंदाज़ा लगाना कि क्या हम मुश्किल में आ रहे हैं या हम आसानी में आ रहे हैं, हमारे पास कोई और ऐसा ख़ास पैमाना नहीं है क्योंकि हमारे पास केसेस का रिकॉर्ड जो है वो इतना ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है। हम किसी न किसी तरह डेथ जो है, वफ़ात पा जाने वाले लोगों की तादाद से तयन कर सकते हैं या हम हिसाब लगा सकते हैं कि हम कितनी जो है वो मुश्किल का शिकार हैं इस बीमारी के हवाले से। क्योंकि चाहे केसेस रिपोर्ट हों या चाहे केसेस रिपोर्ट ना हो,
लेकिन अगर डेथ्स रिपोर्ट होती हैं एक्यूरेटली, उसकी वजूहात एक्यूरेटली रिपोर्ट होती हैं, तो उससे भी हम मर्ज की जो है वो सिविरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। हमें दरअसल हुकूमत को और हम लोगों को पता ये लगाना है कि हम पीक पीरियड पे हैं या पीक पीरियड से गुजर चुके हैं, ताकि हम उसके मुताबिक अपने जो है वो मेजर्स जो है वो बाकी मामला चलाने के लिए ले सके। तीसरा सवाल ये था कि अगर कुछ दवाइयाँ जो है वो इसके ऊपर असरअंदाज हो सकती हैं, जैसे कि मीडिया में रिपोर्ट होती रहती है कि कोई एक दवाई जो है वो इसके ऊपर असरअंदाज हो सकती है, तो क्यों हम उसकी तरफ नहीं जाते, क्यों हम उनका इस्तेमाल जो है वो नहीं बढ़ाते लोगों के अंदर, बजाय इसके कि हम सब लोग वैक्सीन 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 करते रहते हैं। तो इसकी वजह क्या है? तो पहली बात तो जान लीजिए कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है इस वक्त तक दुनिया में जिसको बतौर खास कोविड-19 की बीमारी के इलाज के लिए अप्रूव किया गया हो। तो कोई एक दवाई, कोई एंटीवायरल ड्रग मौजूद नहीं है आज की तारीख तक जिसको एफडीए लेवल के ऊपर, यानी कि गवर्नमेंट के और दुनिया के हाई स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है कोविड-19 के इलाज के लिए जो है वो माना जा चुका हो, या जो तमाम तजर्बात से गुजर चुकी हो। मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स हैं जिसको दुनिया में बहुत सारे रिसर्च ग्रुप और इंडस्ट्री जो है वो ट्राई कर रही हैं। उनमें से वो अलग अलग स्टेजेस के ऊपर हैं, कोई इनिशियल स्टेजेस के ऊपर है, कुछ के एनिमल्स के ऊपर ट्रायल हो रहे होंगे, और कुछ जो है वो इस वक्त ह्यूमन ट्रायल की फेज के अंदर भी अटेम्प्ट हो रहे होंगे। जितनी दवाइयां आपने मीडिया में सुनी है, चाहे वो रेमडेसिविर हो, चाहे वो दूसरी मलेरिया की दवाई जो आपने सुन रखी होगी, ये सारी वो दवाइयां जो ऑलरेडी दूसरी बीमारियों के लिए अप्रूव्ड हैं, लेकिन डॉक्टर एक्सपेरिमेंट करते रहे उनके साथ, डॉक्टर अटेम्प्ट करते रहे कि क्या उनमें से कौन सी दवाई जो है उसकी मौजूदगी में मरीज के ठीक होने के जो इम्कानात हैं वो ज्यादा हो जाएंगे। तो इस एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान उन्हें कभी लगता था कि ये वाली दवाई की मौजूदगी में मरीज जो है वो बेहतर महसूस करेगा या उसका इलाज जो है वो हो रहा है, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जो बतौर खास इस बीमारी के इलाज के लिए रिकमेंडेड हो। वो दूसरे इलाज के लिए थी, चूंकि वो ऑलरेडी तमाम स्टैंडर्ड्स अप्रूव कर चुकी थी, इसलिए उनको एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स के तौर पर इस्तेमाल किया गया। और मरीजों के ठीक होने के बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि वो उसी दवाई की वजह से ठीक हुआ। याद रखें, जब एक ड्रग इन तमाम स्टैंडर्ड्स को अप्रूव करने के बाद मार्केट में आती है, तब हम ये 100% जानते हैं कि इसी ड्रग के इस्तेमाल की वजह से ये वायरस मरता है। लेकिन इस वक्त हम बाकी ड्रग्स जिनको एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है उनके बारे में ये हम नहीं कह सकते। और वैक्सीन की बात इसलिए जरूरी है क्योंकि ड्रग जो है वो इस बीमारी से इंसान को बचा लेगा, लेकिन उसको महफूज नहीं रखेगा। महफूज रखने के लिए और बाकी लोगों को बचाने के लिए या उन लोगों को बचाने के लिए जो भी इन्फेक्ट नहीं हुए, वैक्सीन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर फर्ज करें, मैं अस्यूम कर रहा हूँ, ना करें, कि हम वैक्सीन नहीं बनाते लेकिन दवाई का इलाज बना लेते हैं, तो इसका मतलब ये होगा, इस बीमारी का इलाज बना लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हर थोड़े अरसे के बाद ये बीमारी फिर से आएगी, हम उस दवाई की मदद से उसका इलाज करेंगे और उसके बाद ये बीमारी फिर से आएगी और फिर से आती रहेगी। तो इस बीमारी को मुकम्मल तौर पर एरेडिकेट करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए इसका जो असल जवाब है वो वैक्सीन है। और वो एक ऐसा इलाज है जो बहुत सस्ता है बजाय दवाई के बार बार इस्तेमाल करने से। क्योंकि अगर कुछ मॉलिक्यूल हम डिस्कवर करने में कामयाब हो जाएं जो कोविड-19 के वायरस को अच्छे से मार सकते हैं, तो आप गैस करें कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं वो उसकी कीमत कितनी रखेंगे और वो हमें कब मिलेगा। इससे पहले वो तरक्की याफ्ता ममालिक इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हमारी बारी आएगी, या हमारी बारी आती भी है कि नहीं आती है। तो वो सब सवालात है खतरनाक, जिनका जवाब और आसान जवाब जो है वो वैक्सीनेशन में मौजूद है कि वैक्सीन की मदद से हम इसको हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। इसलिए प्राइमरी एजेंडा जो है वो किस ना किस तरह इसकी वैक्सीन को डेवलप करना है, और उसमें भी टाइम लगता है और उसमें भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस साल के एंड तक या अगले साल तक हम किसी तरह से इसकी वैक्सीन बनाने में जो रिसर्चर्स हैं वो कामयाब हो सकते हैं। अगला सवाल एक ये था कि सैनिटाइजर जो बहुत जहरीला केमिकल है, तो इसके इस्तेमाल से जो दूसरी बीमारियां नहीं हो सकती इंसान को, क्या इंसान मजीद दूसरी बीमारी में मुब्तला नहीं हो सकता, जो हम लोग इतना इनकरेज करते हैं लोगों को कि वो इसको इस्तेमाल करें। तो इसमें थोड़ा सा फर्क समझ लीजिए। हैंड सैनिटाइजर्स जिनको हम अपने हाथों को साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो उनकी जो कॉम्पोजिशन है वो हमारे लिए महफूज है। हाँ, एक चीज उसमें होना जरूरी है, वो होता है एथनॉल, जिसकी वजह से वायरस के पार्टिकल्स और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं उनके 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 मरने की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो हैंड सैनिटाइजर्स आमतौर पर सेफ होते हैं, इनके अंदर कोई ऐसा केमिकल नहीं होता और इसको बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाता है जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह ना हो। हाँ, दूसरे केमिकल जिनको हम सैनिटाइजर होने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर हम ब्लीच को इस्तेमाल करते हैं जमीन को साफ करने के लिए और हॉस्पिटल्स के कॉरिडोर्स को इस्तेमाल करने के लिए, वो वाले केमिकल्स सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, लेकिन जाहिर है वो इस्तेमाल होते हैं फर्श को साफ करने के लिए और दूसरी ऐसी जगहों पे वायरस के पार्टिकल्स को किल करने के लिए और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए। तो सैनिटाइजर्स, एथनॉल बेस्ड सैनिटाइजर्स, वो हाथों के लिए, आपकी स्किन के लिए और आपकी जिल्द के लिए जो है वो बिल्कुल जो है वो नुकसानदेह नहीं है, बशर्त ये कि वो वही हैं जिन्हें हम हैंड सैनिटाइजर्स कहते हैं।
वो मार्केट में मौजूद वो जो 2 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर और 10 नंबर सैनिटाइजर्स हैं जिनमें एथेनॉल या दूसरे कंपोनेंट्स मौजूद नहीं है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। अप्रूव्ड स्टैंडर्ड हैंड सैनिटाइजर आपकी सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाते, लीच वगैरह पहुंचाते हैं जिनसे हम सफाई वगैरह करते हैं, और उनको आजकल हम ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं घरों को सैनिटाइज करने के लिए। इसके अलावा डिटोल वगैरह भी हम इस्तेमाल करते हैं, उसका भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल जो है वो जो है नुकसानदेह हो सकता है अगर वो नाक से या वो जिस्म में चला जाए, इसलिए वो भी प्रॉपर हैंड सैनिटाइजर नहीं है। सवाल ये था कि क्या कोरोना से जो लोग वफात पा जाते हैं उनका जिस्म भी कोरोना वायरस की बीमारी फैलाने की वजह बनता है? तो इसका जवाब ये है कि अभी तक कोई ऐसी स्टडी साबित नहीं हुई जो ये साबित करती हो कि डेड बॉडी जो है वो वायरस को अपने अंदर जिंदा रख सकती है एक लंबे अरसे तक। इसलिए यानी कि हमें एक्सट्रीम एहतियात की जरूरत नहीं है इस सारे मामले के अंदर। बेसिक एसओपीज को फॉलो करके हम जो वफात पा जाने वाले लोग हैं उनके जो हैं कफन दफन का इंतजाम कर सकते हैं, और उससे जिंदा इंसानों में वायरस की मुंतकली के एस्टैब्लिश शवाहिद मौजूद नहीं है। लेकिन बहरहाल अगर खुदा ना खास्ता वो उस इंसान को वफात पाए हुए थोड़ा अरसा हुआ है, चंद घंटे हुए हैं या थोड़ी देर हुई है, तो उस वक्त वायरस के होने के या उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा होगी। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चंद घंटों के बाद वो डेड बॉडी जो है वो वायरस को मुंतकिल करने के काबिल, कोई ऐसा रिसर्च मौजूद नहीं है जो ये कहता हो कि वायरस की मुंतकिली डेड बॉडी से हो सकती है। एक और सवाल जो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, मुझसे पूछते थे कि पाकिस्तान के अंदर जो है इस बीमारी के लिए हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज या ऑप्शंस मौजूद हैं, और हम गर्मी का इसके ऊपर असर क्या होगा, और हम हमारे बचने के या हमारे ऊपर इसके असरात कम कैसे हो सकते हैं। तो पाकिस्तान की जो आबादी है उसमें 50-60% जो है वो नौजवान तबका है, वो उनकी उम्र जो है वो जवान लोगों में कंसिडर होते हैं। जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, खासतौर पर जैसे यूएसए और यूरोप के लोग हैं, वहां पर 50% से ज्यादा आबादी ऐसी है जो बूढ़े लोगों पे मुश्तमिल है, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है। तो ये हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान जैसे कौम के अंदर जहाँ पर हमारे पास जो यूथ है, जो जवान लोग हैं, उनकी तादाद ज्यादा है, इसलिए इसकी वजह से हम ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हम इसका मुकाबला अच्छे से कर सकते हैं। दूसरी खुशआइन बात ये हो सकती है, ये सिर्फ मेरी साइंटिफिक सेंस ये कहती है कि जो वायरस के किसी सतह के ऊपर जिस्म से बाहर सरवाइव करने का जो टाइम है वो गर्मी में बहुत कम रह जाएगा। यानी कि जब गर्मी होती है, जैसे कि पाकिस्तान में लाहौर में और दूसरे शहरों में गर्मियां पड़ती हैं, तो जो वायरस के जिस्म से बाहर सरवाइव करने के जो टाइम पीरियड है वो बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इसके इन्फेक्ट करने की ताकत कंपैरेटिवली कम होगी। लेकिन अगर वैक्सीन नहीं आती है, अगर गर्मियों के दौरान तक वैक्सीन नहीं आती, तो फिर इस वायरस का खतरा जो है सर्दियों में फिर से मौजूद रहेगा। इसलिए इसका जो है असल जो इलाज और हल जो है वो यही है कि हम किस तरीके से किसी ना किसी तरीके से हम जो है वो इसका इलाज यानी कि वैक्सीन जो है वो दरियाफ्त करने में या उसको बनाने में कामयाब हो जाए। एक और सवाल में मुझसे बेस्ट सजेशन पूछी गई इसको कम करने के लिए, तो इसको कम करने की बेस्ट सजेशन जो है इस वक्त उसकी मिसाल हांगकांग है कि कैसे उन्होंने लोकल ट्रांसमिशन का मतलब होता है जो यहाँ पर एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होती है। पाकिस्तान में इस वक्त जितनी भी वायरस के फैलने की जो है वो इम्कानात है वो लोकल ट्रांसमिशन की वजह से है। बाहर से आने वाले लोगों को हम चेक कर लेते हैं, हम उसके बारे में बहुत शुरू में जितने भी वायरसेस के जो केसेस हुए वो सारे बाहर से आने वालों की वजह से हुए, लेकिन इस वक्त ये लोकल ट्रांसमिशन की वजह से हो रहे हैं। तो लोकल ट्रांसमिशन को जिस तरह इफेक्टिवली सिंगापुर और हांगकांग ने और दूसरे मुल्कों ने रोका, तो जो लोग इसको रोकने में कामयाब हुए उन्होंने एक कानून पास किया कि 100% मास्क। उन्होंने कहा कि आप अगर घर से बाहर निकलते हैं, आप ठीक हैं, नहीं ठीक है, आप हेल्दी नहीं है, लेकिन अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो आपको मास्क का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर करना होगा। इसकी वजह से इस बात के इम्कानात बहुत बहुत अच्छे हो गए कि वायरस की लोकल ट्रांसमिशन के ऊपर यानी कि एक से दूसरे में मुंतकली जो है वो बहुत कम हो गई। याद रखेंगे इस वायरस के फैलाव को रोकना थ्योरेटिकली नामुमकिन है, क्योंकि ये फैलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर ये आहिस्ता रफ्तार से फैले तो उस सूरत में मरीजों की तादाद कम होगी और हमारा जो हेल्थ केयर का निज़ाम है उन मरीजों को अच्छे से उनकी देखभाल कर पाएगा। लेकिन अगर ये जिस तरीके से हमने सोशल डिस्टेंस को फॉलो नहीं करते या हम पब्लिक मकामात के ऊपर इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, तो उस सूरत में इनकी जो रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा होगी और बहुत ज़्यादा लोग इससे मुतासर होंगे, और अस्पतालों में जो मरीज जाएंगे उनकी तादाद जो है वो खतरनाक हद तक ज़्यादा हो सकती है, जिससे अस्पतालों में
इमरजेंसी की सहूलतें जो हैं वो सारी की सारी ख़त्म हो सकती हैं या वो इस्तेमाल हो सकती हैं, और आने वाले जो नए मरीज़ हैं, उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो शहरी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें, आप और मैं अगर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें, तो हम अपने हेल्थ के निज़ाम की, डॉक्टर्स की, हॉस्पिटल्स की मदद कर सकते हैं, कम मरीज़ जनरेट करके। और अगर हम इन चीज़ों को, इन एसओपीज़ को फ़ॉलो नहीं करेंगे, तो फिर हम उनको मुश्किलात में डालेंगे। और याद रखें कि अगर हेल्थ का निज़ाम बैठता है, तो फिर हमारे पास इसका कोई पैरेलल सिस्टम मौजूद नहीं है। आप सब लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया, डॉक्टर मुस्तफा की तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़।